आप अपना पूरा नाम ऑनरेबल कोर्ट को बताइए। बाळ केशव ठाकरे। एक इंसान सरेआम इस बात का दावा करता है कि जी हाँ, मेरी पार्टी ने ही बाबरी मस्जिद को तोड़ने में मुख्य भूमिका निभाई थी, लेकिन उसके बाद भी देश की सरकार के पास उसके खिलाफ कार्रवाई कर पाने की हिम्मत नहीं थी। आखिर इस इंसान में इतनी ताकत कैसे आ गई कि बिना पावर में हुए भी वो देश की हर पावर वाली पार्टी से भी एक दर्जा ऊपर था, जिससे प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक भी कहीं न कहीं डरे रहते थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शिवसेना पार्टी की नींव रखने वाले बाला साहब ठाकरे की। बिल्कुल कश्मीर साफ करूंगा। एक ही आदमी मेरे देश में, पूरे देश में, चाहे वो पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का हो, यहाँ नहीं रहेगा। और जितने कोई आतंकवादी आए हैं, एक पर भी मैं मुकदमा नहीं चलाऊंगा। शूट टू किल। जो जब तक जिंदा थे तब तक खुद में ही सरकार थे। आज भी महाराष्ट्र में उन्हीं की बनाई शिवसेना कांग्रेस के साथ गवर्नमेंट में है। तो दोस्तों आइए जानते हैं, एक पतली दुबली कद काठी वाला एक साधारण से परिवार में जन्म लेने वाला इंसान, जिसे लोगों ने बाला साहब के नाम से जाना, वो कैसे इतना शक्तिशाली इंसान बन गया। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। मुंबई म्युनिसिपल से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले ठाकरे ने प्रदेश और देश की राजनीति में इतना दखल दिया जितना शायद किसी ने भी सोचा नहीं था। उन्होंने संसद, विधायक, मेयर, मुख्यमंत्री सबको अपने हिसाब से बनाया। कभी मराठियों का चहेता नेता बनने के लिए मी मुंबईकर का नारा लगाया और कभी मी हिंदू की राजनीति का एक बड़ा चेहरा बन गया। उसके बारे में कहा जाता है कि आप उससे सहमत या असहमत हो सकते हो, लेकिन उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। किसी ने उससे डरते हुए उसे विलन माना तो किसी ने नस्लवादी। उद्योगपतियों को जीतने के लिए ठाकरे ने एंटी कम्युनिस्ट नीति लगाई। एक ट्रेन हादसे का जिक्र कर उनके बारे में कहा कि वे लोग ट्रेन हादसे में जख्मी औरतों के गहने भी लूट कर भाग जाते हैं, कम्युनिस्ट फैक्ट्रियों में हड़ताल करते हैं। इन टाटा अंबानी जैसे लोगों के लिए शिवसेना का होना बहुत जरूरी था। ठाकरे ने बहुत जल्द उनका विश्वास जीत लिया। इस चीज से बॉलीवुड भी अछूता नहीं रहा था। फिल्म दीवार में इसी चीज को दिखाती है, जहां पर्दे पर अमिताभ अपने यूनियन बाजी का बैकग्राउंड छोड़कर गुंडे बन जाते हैं। वैसे बॉलीवुड का ठाकरे के साथ आना संयोग नहीं था। बम्बई के कुछ फिल्मी दुनिया के लोग बाला ठाकरे से खुश रहने लगे थे। उन्हें लगा था कि ठाकरे के साथ आ जाने से उनकी अपनी फिल्मों का कारोबार बढ़ेगा, और ये रिश्ता गहराता चला गया। दिलीप कुमार और ठाकरे की दोस्ती तो जग जाहिर है। कहा जाता है ठाकरे और दिलीप कुमार दोनों साथ में बियर पीते थे। दोस्ती टूटी 1998 में, जब दिलीप ने पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशाने इम्तियाज स्वीकार कर लिया। ठाकरे की अमिताभ के साथ भी दोस्ती रही तो अभिषेक बच्चन भी आशीर्वाद लेने जाते थे। राज कपूर ठाकरे के घर जाते थे तो कपूर खानदान की चौथी पीढ़ी के रणबीर कपूर से भी सांवरिया के बारे में ठाकरे बात करते थे। फिल्म सरकार बनने के बाद बाला ठाकरे के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग हुई और परमिशन के बाद रिलीज की गई, लेकिन हर बार अपनी बात पर टिके रहने वाले उस शख्स ने मुंबई में ऐसी धाक जमाई कि उसकी मर्जी के बिना वहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता था। वो शख्स असल में कार्टून बनाने के लिए मुंबई आया था, लेकिन बन गया मुंबई का राजा। बाला साहब का जन्म 23 जनवरी 1926 को पुणे में प्रबोधन केशव सीताराम ठाकरे के यहाँ हुआ। 10 भाई बहनों में बाला ठाकरे सबसे बड़े थे। बचपन से ही बाला साहब को कार्टून बनाने का बड़ा शौक था। उनके पिता केशव ठाकरे ने अपने बेटे के हुनर को पहचाना और एक समझदार पिता की तरह उनके हाथ में ब्रश थमा दिया। मात्र 21 साल की उम्र में उनकी शादी सरला वैद्य से करा दी गई, जिन्हें बाद में दुनिया ने मीनाताई ठाकरे के नाम से पहचाना। अपने परिवार का खर्च उठाने के लिए ठाकरे अंग्रेजी के अखबारों में कार्टून बनाया करते थे। फिर आता है 1960, जब महाराष्ट्र में दक्षिण भारतीयों को लेकर एक भारी गुस्सा और असंतोष फैलने लगा, क्योंकि उस दौर में मुंबई के हर सरकारी दफ्तर में दक्षिण भारतीयों का बोलबाला था। ऐसा इसलिए क्योंकि हर दफ्तर में दक्षिण के लोगों की संख्या ज्यादा थी। ऐसे में मराठियों को लगने लगा था कि उनका हक उन्हें नहीं मिल रहा है। मराठी युवाओं के मन में लगी इस चिंगारी को सबसे पहले हवा दी इसी कार्टून बनाने वाले बाला साहब ठाकरे ने। उन्होंने उन सभी मराठी लोगों को ये समझाना शुरू किया कि महाराष्ट्र में अगर किसी का सबसे पहला अधिकार है तो वो है मराठियों का।
अपनी बात को पूरे महाराष्ट्र में फैलाने के लिए बाला ठाकरे ने 1963 में मराठी मैगजीन मार्मिक की शुरुआत की। इस मैगजीन में बाला साहब ने मराठियों के ऊपर हो रहे अत्याचारों और नौकरी के मामले में आवाज उठानी शुरू कर दी। बहुत कम समय में ही वो मैगजीन पूरे महाराष्ट्र में फेमस हो गई। मराठियों को जब ये पता चला कि कोई है जो उनके हक के लिए आवाज उठा रहा है, तो वो सब भी ठाकरे की बातों को सीरियसली लेने लगे। आलम ये हुआ कि मार्मिक के दफ्तर पर लोगों की संख्या बढ़ने लगी। अब ठाकरे को जनता का साथ मिलना शुरू हो गया था, लेकिन हर इंसान के जीवन में कोई एक ऐसा शख्स जरूर आता है जो उस इंसान को एक ऐसी सलाह देता है जिससे उस इंसान का पूरा जीवन बदल जाता है। और यही हुआ ठाकरे के साथ। यहाँ वो शख्स उनके पिता प्रबोधन ठाकरे थे। बाला साहब के पिता ने उनसे कहा कि मराठी मानुस यानी कि मराठी लोगों के हक और इज्जत की लड़ाई ऐसे नहीं जीती जा सकती। उनका इशारा मैगजीन से लोगों को जोड़ने के प्रयास पर था। उन्होंने बाला साहब से कहा कि इनके अधिकार की खातिर लड़ने के लिए हमें एक संगठन बनाना होगा। बस फिर क्या था, पिता के आशीर्वाद और सलाह के साथ ही बाला साहब ठाकरे ने शिवाजी के सैनिकों की तरह शिवसेना का गठन किया, जिसका उद्देश्य महाराष्ट्र में मराठियों का विकास था और जिसके नेता बने बाला साहब ठाकरे। अपने धैर्य, आत्मविश्वास और बेबाकी के कारण धीरे धीरे बाला साहब की साख पूरे महाराष्ट्र में बढ़ने लगी। उसके बाद फिर तो मराठियों का उनका हक दिलाने के लिए शिवसेना कभी पीछे नहीं हटी। बाला साहब ठाकरे की खासियत थी वो अपने विरोधियों पर पूरी ताकत से हमला करते थे, और जहां उन्हें लगता था कि वो सही हैं, वहां उन्हें इस बात पर कोई नहीं झुका सकता था। ये ताकत बाला साहब के अंदर सिर्फ और सिर्फ मराठियों के भारी समर्थन से आई थी। उन्होंने हिंदुत्व विरोधी वामपंथियों के वर्चस्व को खत्म करने के लिए कभी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन किया तो कभी कांग्रेस के साथ। इसी बीच शिवसेना में एंट्री होती है बाला साहब के भतीजे राज ठाकरे की। राज ठाकरे को शिवसेना की यूथ विंग भारतीय विद्यार्थी सेना का अध्यक्ष बनाया गया। 1989 में बाला ठाकरे ने ही शिवसेना के मुखपत्र सामना की शुरुआत की। हिंदुत्व को अपना हथियार बनाकर बाला ठाकरे बीजेपी के साथ मिलकर राम मंदिर आंदोलन में कूद पड़े। इसका नतीजा ये निकला कि 1995 में महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी की सरकार बनी, क्योंकि उस वक्त बीजेपी भी एक हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी थी। राज्य में पार्टी का वर्चस्व बढ़ता गया, लेकिन पार्टी में ही दरार आनी भी शुरू हो गई। राज ठाकरे खुद को शिवसेना का उत्तराधिकारी समझने लगे थे। बाला ठाकरे के बड़े बेटे उद्धव ठाकरे को पार्टी के अंदर ही चुनौती मिलने लगी, लेकिन हुआ वही जिसकी आशंका थी। साल 2003 में राज ठाकरे को दरकिनार कर उद्धव ठाकरे को शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। पार्टी में अपनी अनदेखी से नाराज राज ठाकरे ने 2005 में शिवसेना छोड़ दी। बाला ठाकरे के साये में पल कर बड़े राज ठाकरे ने 2006 में खुद की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम से शुरू की। राज ठाकरे की इस हरकत से बाला साहब को गहरा दुख पहुंचा, जो उन्हें उम्र भर रहा। बाला ठाकरे चाहते थे कि उद्धव और राज ठाकरे मिलकर चुनाव लड़े। उन्होंने कई बार इसका इशारा भी किया, लेकिन दोनों भाइयों के बीच दूरी कम नहीं हुई। इसी बीच 17 नवंबर 2012 को ठाकरे वंश का सबसे बड़ा पेड़ गिर गया। दिल का दौरा पड़ने से बाला साहब ठाकरे की मृत्यु हो गई। उनको अंतिम विदाई देने के लिए पूरा महाराष्ट्र उमड़ पड़ा। हिंदू हृदय सम्राट के जाने से पूरा देश गमगीन हो गया। आज उद्धव ठाकरे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है और शिवसेना ही सत्ता में है। लेकिन दोस्तों, जो बेबाकी बाला ठाकरे में थी वो अब दिखाई नहीं देती। आपको बाला ठाकरे की विचारधारा कैसी लगती है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करना। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देना। और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक कर दो। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।